वर्ष 1920 के आसपास की बात है। लंदन की सर्द रात अपनी चरम सीमा पर थी। कोहरा इतना घना था कि सड़क की बत्तियां भी मध्यम पड़ चुकी थीं। ग्रेज इन के पास स्थित एक छोटा सा सीलन भरा कमरा। उस कमरे में ठंड से बचने के लिए कोई हीटर नहीं था, बस कपड़ों की कई परतें थीं जो एक दुबले पतले युवक ने ओढ़ रखी थीं। वह युवक कोई और नहीं, भीमराव रामजी अंबेडकर थे। दुनिया उन्हें आज संविधान निर्माता के रूप में जानती है, लेकिन उस रात वह सिर्फ एक संघर्षरत छात्र थे। उनकी जेब में फूटी कौड़ी नहीं थी। दोपहर का खाना उन्होंने छोड़ दिया था ताकि रात को 1 पाउंड ब्रेड का टुकड़ा खरीद सकें। पेट में भूख की आग थी, लेकिन आंखों में ज्ञान की प्यास उस आग से कहीं ज्यादा तेज थी। यह कहानी उस एक विशेष रात की है जब भीमराव लगभग टूट चुके थे। यह वह कहानी है जो उनके आत्म साक्षात्कार की गवाह बनी। घड़ी में रात के 2 बज चुके थे। भीमराव ब्रिटिश म्यूजियम लाइब्रेरी से लौटकर अपनी मेज पर बैठे थे। किताबों का ढेर उनके चारों ओर एक किले की तरह खड़ा था। वे पढ़ रहे थे, लेकिन आज अक्षर उनकी आंखों के सामने धुंधला रहे थे। भूख, वह क्रूर भूख आज उनके धैर्य की परीक्षा ले रही थी। भीमराव ने अपनी जेब टटोली। एक छोटा सा पापड़ का टुकड़ा और थोड़ी सी चाय की पत्ती बची थी। उन्होंने पानी उबाला और बिना दूध चीनी की काली चाय बनाई। जैसे ही उन्होंने चाय का घूंट भरा, उनकी नजर मेज पर रखे एक पुराने आईने पर पड़ी। उस आईने में उन्हें अपना चेहरा नहीं, बल्कि भीवा दिखाई दिया। वह छोटा बच्चा जो सतारा के स्कूल में क्लास के बाहर टाट पट्टी पर बैठता था। उस रात भीमराव का अपने अतीत से एक संवाद हुआ, एक ऐसा संवाद जो शायद किसी ने नहीं सुना। भीमराव की अंतरात्मा ने मानो उस आईने से आवाज दी, भीम, क्या तू थक गया है? देख, तेरी आंखें सूज गई हैं। तूने 2 दिन से ठीक से खाना नहीं खाया। तेरे पास जूते नहीं हैं, कोट फटा हुआ है। छोड़ दे ये सब, वापस भारत चल, किसी छोटी मोटी नौकरी में लग जा। कम से कम 2 वक्त की रोटी तो मिलेगी। भीमराव का हाथ कांप गया। यह प्रलोभन बहुत बड़ा था, साधारण जीवन का प्रलोभन। तभी उनके मन के किसी कोने में बैठे उस छोटे भीवा ने उत्तर दिया, दादा, बड़े भाई, याद है उस दिन बैलगाड़ी वाले ने हमें नीचे फेंक दिया था, सिर्फ इसलिए क्योंकि हम अछूत थे? याद है उस प्यास को, जब स्कूल के चपरासी ने नल से पानी देने से मना कर दिया था? उसने कहा था, नो प्यून, नो वाटर। चपरासी नहीं तो पानी नहीं। भीमराव ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। उनकी आंखों से नींद गायब हो गई। अंतरात्मा फिर बोली, लेकिन भीम, तू यहां लंदन में है, यहां कोई छुआछूत नहीं है। तू यहां बैरिस्टर बनकर यहीं बस सकता है। क्यों उस कीचड़ में वापस जाना चाहता है जहां तुझे इंसान नहीं समझा जाता? यह वह पल था जहां इतिहास बदल सकता था। अगर अंबेडकर उस रात अपनी व्यक्तिगत सुख सुविधा चुन लेते तो आज भारत का स्वरूप कुछ और होता। भीमराव ने अपनी डायरी उठाई। उस समय उनके पास लिखने के लिए कागज भी कम था। उन्होंने उस डायरी के पन्ने पर कांपते हाथों से कुछ लिखने की कोशिश की, लेकिन शब्द नहीं बने। आंसुओं की एक बूंद कागज पर गिरी और स्याही फैल गई। यह वह आंसू नहीं था जो कमजोरी से निकला हो, यह सदियों की पीड़ा का लावा था। तभी किताबों के ढेर के नीचे से एक लिफाफा सरक कर बाहर आया। यह उनकी पत्नी रामाबाई का पत्र था जो कई हफ्ते पहले आया था। भीमराव ने उसे दोबारा खोला। पत्र में लिखा था, साहब, आप हमारी चिंता न करें। यहां घर में खाने को दाना नहीं है। मैंने अपने गहने गिरवी रख दिए हैं, लेकिन आप अपनी पढ़ाई पूरी करके ही लौटना। लोग ताने मारते हैं, लेकिन मुझे विश्वास है कि मेरा साहब एक दिन सूरज बनकर लौटेगा और हमारे अंधेरे घर को रोशन करेगा। भीमराव सन्न रह गए। हजारों मील दूर एक महिला जो खुद अनपढ़ थी, वह उनके लिए भूख से लड़ रही थी। उसने अपने बच्चों को खो दिया था गरीबी और बीमारी के कारण, फिर भी वह भीमराव को टूटने नहीं दे रही थी। उस पल उस ठंडे कमरे में एक विस्फोट हुआ। यह विस्फोट बारूद का नहीं, विचारों का था। भीमराव कुर्सी से खड़े हो गए। उन्होंने उस सूखे ब्रेड के टुकड़े को देखा जिसे वे खाने वाले थे। उन्होंने उसे आधा तोड़ा और वापस रख दिया। उन्होंने खुद से कहा, मैं यह पूरा नहीं खाऊंगा। यह आधा टुकड़ा मुझे कल की याद दिलाएगा कि मेरा समाज अभी भी भूखा है। जब तक मेरा हर भाई बहन पेट भर खाना नहीं खा पाएगा, भीमराव अंबेडकर को चैन से सोने का कोई अधिकार नहीं है।
कहा जाता है कि उस रात के बाद भीमराव के पढ़ने की गति अमानवीय हो गई थी। लाइब्रेरी के लाइब्रेरियन अक्सर हैरान होते थे। एक अनसुना किस्सा यह भी है कि एक दिन लंच के समय जब सारे छात्र कैंटीन में हंस खेल रहे थे, भीमराव एक कोने में बैठकर सिर्फ पानी पी रहे थे। एक अंग्रेज छात्र उनके पास आया और मजाक उड़ाते हुए बोला, मिस्टर अंबेडकर, क्या आपकी किताबों में भूख मिटाने का मंत्र लिखा है? भीमराव ने अपनी किताब से नजर हटाई। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उन्होंने शांत स्वर में कहा, मेरे दोस्त, मैं अपने पेट की भूख मिटाने नहीं आया हूं। मैं यहां एक ऐसा कानून खोजने आया हूं जो आने वाली पीढ़ियों की मानसिक भूख मिटा सके। मेरा पेट खाली है ताकि उनका जीवन भर सके। वह अंग्रेज छात्र अवाक रह गया। उसे एहसास हुआ कि यह व्यक्ति किसी डिग्री के लिए नहीं पढ़ रहा, यह एक मिशन पर है। डॉक्टर अंबेडकर दिन में 16 से 18 घंटे पढ़ते थे। जब लाइब्रेरी बंद होती तो वह चौकीदार से 5 मिनट और मांगते। वे जानते थे कि उनके पास समय कम है और काम सदियों का है। उन्होंने अर्थशास्त्र, कानून, समाजशास्त्र सब कुछ पी लिया। वे अकेले नहीं पढ़ रहे थे, उनके साथ 30 करोड़ अछूतों की उम्मीदें पड़ रही थीं। साल बीते, संघर्ष जारी रहा, लेकिन उसे एक रात के आत्म मंथन ने उन्हें लोहे का बना दिया था। जब वे भारत लौटे तो वे अब सिर्फ भीवा नहीं थे, वे बाबा साहेब बनने की राह पर थे। महाड़ के सत्याग्रह में जब उन्होंने पानी पिया तो वह सिर्फ पानी नहीं था, वह उस लंदन की रात का संकल्प था। जब उन्होंने मनुस्मृति जलाई तो वह उस अपमान की आग थी जो उन्होंने बचपन में सही थी। फिर वह दिन आया जब उन्हें संविधान लिखने का जिम्मा मिला। संविधान सभा में बैठे हुए जब वे मसौदा तैयार कर रहे थे तो उनकी कलम रुक गई। अनुच्छेद 17 लिखते समय अस्पृश्यता का अंत किया जाता है। उनके हाथ कांपे नहीं बल्कि स्थिर हो गए। उस पल उन्हें फिर से वही लंदन का ठंडा कमरा याद आया। उन्हें रामाबाई का चेहरा याद आया। उन्हें वह बैलगाड़ी वाला याद आया। उन्होंने अपनी आंखें बंद कीं और मन ही मन उस छोटे भीवा से कहा, देख, आज मैंने तुझे वह पानी दिला दिया, आज मैंने तुझे वह अधिकार दिला दिया। अब तुझे कोई गाड़ी से नहीं उतारेगा। अब तू राजा और रंक के साथ एक ही कतार में खड़ा होकर वोट देगा। यह जीत किसी युद्ध से कम नहीं थी जो बिना एक भी गोली चलाए सिर्फ एक कलम की ताकत से जीती गई थी, जो किसी ने नहीं देखा। डॉक्टर अंबेडकर के जीवन की यह कहानी हमें यह बताती है कि असली लड़ाई बाहर की दुनिया से नहीं बल्कि अपने भीतर के डर और हताशा से होती है। जब 1956 में अपने जीवन के अंतिम पड़ाव पर वे बौद्ध धर्म की दीक्षा ले रहे थे तो प्रत्यक्षदर्शियों ने देखा कि बाबा साहेब की आंखों में एक असीम शांति थी। वह शांति उस तूफान के थमने की थी जो 1920 की उस रात लंदन के एक छोटे से कमरे में शुरू हुआ था। उन्होंने दुनिया को दिखाया कि एक अछूत बच्चा जिसे क्लास में घुसने नहीं दिया जाता था, वह कैसे पूरे देश का भाग्य विधाता बन सकता है। अब जानिए कहानी से सीख क्या मिलती है। इस कहानी से हमें 3 बहुत गहरी और जीवन बदलने वाली सीख मिलती है। परिस्थितियां नहीं, मनस्थिति बदलो। लंदन के उस कमरे में ठंड और भूख वही थी, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर ने अपनी मनस्थिति बदली। उन्होंने अपनी पीड़ा को अपना उद्देश्य बना लिया। जब आप अपने दुख का रोना रोने के बजाय उसे अपनी ताकत बना लेते हैं तो आप अजेय हो जाते हैं। शिक्षा शेरनी का दूध है। बाबा साहेब ने तलवार नहीं उठाई, उन्होंने किताबें उठाई। उन्होंने साबित किया कि कलम की ताकत तलवार की धार से कहीं ज्यादा गहरी और स्थायी होती है। अगर आप दुनिया बदलना चाहते हैं तो पहले खुद को शिक्षित और काबिल बनाओ। मैं से हम तक की यात्रा। जब तक डॉक्टर अंबेडकर अपनी भूख के बारे में सोचते रहे, वे कमजोर थे। जिस पल उन्होंने अपनी पत्नी, अपने समाज और अपने देश की भूख के बारे में सोचा, वे महामानव बन गए। जीवन में महानता तभी आती है जब आप अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए जीते हैं। अंतिम संदेश। डॉक्टर अंबेडकर का जीवन हमें सिखाता है कि सूर्य इसलिए नहीं चमकता कि उसे अपनी रोशनी दिखानी है, वह इसलिए चमकता है क्योंकि उसका स्वभाव ही अंधेरा मिटाना है। हमें भी अपने जीवन में ऐसा ही सूर्य बनना चाहिए। आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको हमारे द्वारा बनाया गया यह वीडियो पसंद आया हो
और आप चाहते हैं कि हम बाबा साहब के इस मिशन को आगे बढ़ाएं। बाबा साहब पर बनाया गया हमारा ये वीडियो कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। इस चैनल पर मैं सिर्फ बाबा साहब के जीवन से जुड़ी छोटी बड़ी सभी जानकारी लेकर आता रहता हूं। यदि आप बाबा साहब को पसंद करते हो और इनके बारे में और अधिक जानना चाहते हो तो वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। उम्मीद करता हूं आपके विचार भी बाबा साहब की तरह अच्छे होंगे।